बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी टारगेट कॉस्टिंग पर। हमने पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट की और आइए एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में थ्योरेटिकल डिस्कशन करनी है, दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल डिस्कशन करनी है। भाई ज़रा पैराग्राफ पढ़ के पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाद में इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पोलर कंपनी assembles and sells a range of components for motor vehicles and it is considering a proposal to add a new component to its product range। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन गिवन होता है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ उसने बताया कि कंपनी क्या करती है, मोटर व्हीकल के कंपोनेंट्स बताती है और कंपनी ने एक नया कंपोनेंट ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। दिस इज अ कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक motor cars which has been given the code number NP19। इस प्रोडक्ट का कोड क्या रखा, NP19। The company sees an opportunity to gain market share in the market that is expected to grow considerably over the time। कंपनी प्लान कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको मार्केट शेयर मिलेगा यानी सेल मिलेगी। बट ऑलरेडी कंपटीशन फ्रॉम रिवल प्रोड्यूसर इज स्ट्रॉन्ग। मार्केट में पहले से कंपटीशन ज़्यादा है। ये बात मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग के स्टार्ट में बताई थी। टारगेट कॉस्टिंग के क्या होता है, जब कंपेटिटिव मार्केट पे आप नई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो एक कैप लगा होता है, हाई रेंज लगी होती है कि इससे ज़्यादा सेल प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट NP19 वुड बी प्रोड्यूस बाय असेंबलिंग अ नंबर ऑफ पार्ट्स बॉट इन। यानी कई सारे पार्ट्स हम बॉट करके लेके आएंगे और उनको असेंबल करेंगे और ये NP19 बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सप्लायर एंड वुड देन सोल्ड on to the manufacturer of electric car। Polar company would use its current workforce of assembly workers to make the component। अपने existing labor को यूज करके ये component बनवाएंगे नए वाला। Production overheads are currently absorbed into production cost on assembly hours basis। overhead को absorb करने के लिए कौन से as दी, assembly hours बता दी। अब next page पर आइए, इसका point number 2 पढ़ें। Now if cost information for the new component NP19 is as follows। अब आपको cost की information बताई गई जिसमें देखिए पार्ट नंबर 1922। हमने कल इसमें वर्किंग करना शुरू की थी। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ NP19। इसको बनाने में सबसे पहले मटेरियल लगेगा। हम मटेरियल की बात करते हैं। तो उसने कहा कि पहला जो मटेरियल है उसका नाम है जी पार्ट नंबर 1922। आप मटेरियल को अंडरलाइन करेंगे और यहां लिखेंगे पार्ट नंबर 1922। जी पढ़िए। ईच यूनिट ऑफ component NP19 requires 1 unit of part 1922। The bought in parts are purchased in batches of 5000 units and purchase cost is 5.3 each plus delivery cost of 2750 per batch। ये वाला पॉइंट कल वाले क्वेश्चन भी था। यानी हम क्या करते हैं, 5,000 करके परचेज करके लाते हैं। एक पार्ट हमें 5.30 का मिलता है और जो 5000 यूनिट इकट्ठे परचेज करके लाए जाते हैं उनकी जो डिलीवर करने की कॉस्ट है वो 2750 पर बैच है। तो जब आप इस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे कि 2750 उसकी डिलीवरी कॉस्ट आती है और हम उसमें 5000 यूनिट क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो एक यूनिट को डिलीवर करने की कॉस्ट कितनी आती है, 0.55। तो अब आप देखिए हमारा एक यूनिट 5.30 का है, हम इसको 5.3 का परचेज करेंगे और 0.55 की इस पर कौन सी कॉस्ट बियर करेंगे, डिलीवरी कॉस्ट बियर करेंगे। तो हमारा एक यूनिट 5 फिर कितने का हो जाएगा, 5.85 का हो जाएगा। और दूसरा पार्ट है जी पार्ट नंबर 1940। ये पार्ट 1922 था। अब यहां पर लिखेंगे पार्ट नंबर 1940। इस साथ क्या लिखा हुआ है, ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 रिक्वायर्ड 20 सेंटीमीटर ऑफ पार्ट 1940। 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, जो नीड है, जो प्रोडक्ट बनने के बाद लगा होगा वो 20 सेंटीमीटर है। विच कॉस्ट 2.50 पर मीटर। वही कल वाला पॉइंट जैसे सर्किट बोर्ड वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और एक मीटर की कॉस्ट 2.40 बता दी टू परचेज। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी सम वेस्ट ड्यू टू कटिंग दैट द 5% ऑफ द परचेज पार्ट विल बी लॉस। कितना परसेंट लॉस हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे इस पर 95% पर डिवाइड करेंगे जी, कितना आते हैं 21.05 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर सेंटीमीटर के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो प्राइस बताइए वो पर मीटर की बताइए। तो अब 2.4 को क्या करेंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.024 हो जाएगा। अब क्या करें, 21.05 को 0.024 से मल्टीप्लाई करें, 0.5052।
किसी को पॉइंट समझ ना आए बताइए, समझा देता हूं। ये 95% कहां से, कि सवाल ये 5% वेस्ट हो गया, तो बाकी प्रोडक्टिव कितना बचा, 95%। अदर पार्ट्स ऑफ NP19 विल ऑल्सो बी बॉट इन एंड विल कॉस्ट 7.20 पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। अब यहां पर लिखेंगे अदर पार्ट, वो कितना है जी, 1 यूनिट पर 1 लगेगा, एंड विल ऑल्सो बी बॉट इन, और एक कितने का जी, 7.20 का है, 7.20 पर यूनिट ऑफ पर कंपोनेंट जी। यहां पर क्या बताता है कि 1 यूनिट को बनाने में 1 पार्ट लगता है, और 1 पार्ट की उसने प्राइस ये बता दी। अब इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे 5.85 यहां पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए असेंबली लेबर, अब बात लेबर की आ गई। जैसे कल के क्वेश्चन में लेबर की वर्किंग की थी, यहां पर भी सेम वर्किंग वही करेंगे। असेंबली लेबर, इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच यूनिट ऑफ NP19 विल टेक 25 मिनट्स टू असेंबल। 1 यूनिट को बनाने में 25 मिनट्स लगेंगे असेंबल करने में। अब 25 मिनट्स को क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। असेंबली लेबर विच इज नॉट इन शॉर्ट सप्लाई इज पेड 24 पर आवर। इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द पेड लेबर टाइम विल बी आइडल टाइम। तो जब आप यहां पर लेबर की बात करने के लिए आएंगे, लेबर, तो लेबर के कितने मिनट्स थी, 25 मिनट्स। तो आप 25 को क्या करें, सबसे पहले 60 पर डिवाइड कर दें, 0.45 आवर्स निकल आए, 0.417 आवर्स निकल आए, ऐसे 0.417 आवर्स निकल आए। अब कितने परसेंट टाइम वेस्ट हो जाता है, बचा कितना, तो इसको क्या करेंगे, 90% पर डिवाइड कर देंगे, 0.463 आवर्स। और एक आवर का रेट कितना बताया, 24, 11.12 11.12 की लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एनालिसिस ऑफ रीसेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स शो द फॉलोइंग। मंथ 1 और फिर मंथ 2। मंथ 1 की टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बताइए और टोटल असेंबली आवर्स बताएं। तो यहां पर आप लिखेंगे हाई, यहां पर आप लिखेंगे लो, यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट, और यहां पर क्या लिखेंगे, असेंबली आवर्स लिख देंगे। तो हाई कॉस्ट कितनी है इन दोनों में से, 948,000 की कॉस्ट हाई है, और इसके सामने कितने आवर्स हैं, 22,000 आवर्स हैं। और फिर लो कॉस्ट कितनी है, 912,000 की, और इसके सामने लो आवर्स कितने हैं, 18,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आवर्स। ये 36,000 निकल आया, और ये कितना है जी, 4,000। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ये क्या बच जाएगा, ये वेरिएबल ओवरहेड बच जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड ₹9 पर आवर, ₹9 पर आवर। अब यहां से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कल के 3 क्वेश्चन में आपको ये डाटा सॉल्व कर रहा था, आज फिर सेम वही वर्किंग आ गई। तो इस 9 को यूज करें, चाहे तो 912 में, चाहे तो 948 में, किसी एक पे पुट कर लें। तो फॉर एग्जांपल जी 948,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9 पर आवर, 9 पर आवर। जब आपने 948 सेलेक्ट किया, इसके सामने कितने आवर्स हैं, 22,000 आवर्स हैं। तो आप लिखेंगे 948,000 जी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, इसका आंसर क्या है जी, 1980,000, 198,000, ऐसे 198,000। अब ये लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस होगा, हमारे पास फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, 750,000 की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, 750,000 की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब यहां पर आप इसके लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट, यहां पर क्या लिखेंगे, ओवरहेड। ओवरहेड में क्या लिखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, और इसमें लिखेंगे कौन सा ओवरहेड जी, फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना आपने निकाला, 9 पर आवर, 9 पर आवर, 9 पर आवर। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहां पर कितने आवर्स हैं जिससे मल्टीप्लाई करना 9 को, 0.417 या 0.463 प्रोडक्टिव आवर्स पर मल्टीप्लाई करना। यह बात कल डिटेल में डिस्कस हो गई थी। 3.753 अब ये काम फिक्स ओवरहेड के साथ भी करना है, लेकिन फिक्स तो यहां टोटल में 7,50,000। तो फिक्स को भी क्या करें, नंबर ऑफ आवर्स पर डिवाइड करके फिक्स का भी क्या कैलकुलेट करें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें। तो आप लिखेंगे 7,50,000 डिवाइडेड बाय आवर्स। अगर ये कॉस्ट पर मंथ है तो इसके आवर्स भी 1 महीने के लिखें। तो आइए पढ़ते हैं कि जरा, उसने कहा था फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ असेंबली आवर्स बेसिस ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। इन अ नॉर्मल ईयर पोलर कंपनी वर्क 2,50,000 असेंबली आवर्स। अब ये 7,50,000 एक मंथ का डाटा है,
जबकि जो और हैं वो पूरे साल के बताएं। तो आप क्या करेंगे, 2,50,000 को डिवाइड कर दें किस पर, 12 पर। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय कितना, या अगर आप ऐसे इसको 12 पर डिवाइड नहीं करते, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों से रिजल्ट बराबर आ जाएगा। तो कितना आंसर आता है, 36 पर और। तो यहां पर आप क्या करेंगे फिर, 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.417, 15.012, 15.012। इसमें कोई स्पेशल कॉस्ट नहीं बताई हुई जैसे कल वाले क्वेश्चन में थी, लिहाजा आप इसको जब सम करेंगे ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। तो आप क्या करें, इन सब को सम कर लें, 14,642, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट डाटा में लिखा हुआ है, Polar company estimates that it needs to sell a component NP19 at a price of no more than 56 per unit। यानी जो नया पार्ट कंपनी प्लान कर रही है वो 56 से ज्यादा पर सेल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप लिखेंगे टारगेट सेल प्राइस कितनी जी, 56 के, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कंपोनेंट सोल्ड बाय कंपनी इज 25%। अब यहां पर लिखेंगे टारगेट प्रॉफिट कितने परसेंट, 25%। मार्जिन है तो सेल पर बेस कर रहा होगा, 56 का 25% लें, 14 कौन सा क्या आता है, क्या आता है, 4402 जी। टारगेट सेल 56, टारगेट प्रॉफिट 14, तो टारगेट सेल में से टारगेट प्रॉफिट माइनस करने की हमारे पास बच जाएगी टारगेट कॉस्ट 42। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई कॉस्ट गैप है? कॉस्ट गैप कब होता है, व्हेन एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन टारगेट कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 43.44 पर यूनिट, जबकि टारगेट कॉस्ट है 42 पर यूनिट। क्योंकि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा है लिहाजा अब इसमें क्या आएगा, कॉस्ट गैप आएगा। अब हमसे पूछते हैं कि हाउ टू एलिमिनेट दिस कॉस्ट गैप। जो इसका चैप्टर हमें थ्योरी का पार्ट छोड़ा वो यही था, वो कहते हैं कि कॉस्ट गैप को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो फिर हम वही कहानी पढ़ना शुरू करेंगे, रीडिजाइन दी प्रोडक्ट। देन दूसरा एलिमेंट क्या था, निगोशिएट विद सप्लायर, ट्राई टू परचेज इन बल्क सो दैट वी मे गेट डिस्काउंट। दूसरा, इफ वी आर इंपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड तो फाइंड आउट द लोकल सप्लायर ऑफ दिस गुड्स सो दैट कि हम कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट चार्जेस से बच जाएं। नेक्स्ट क्या है जी, इफ अभी मटेरियल में लॉस है, वेस्टेज है, इस पर बात करें। इफ वी आर वेस्टिंग ओवर मटेरियल, सो इसको क्या करें, इस लॉस को मिनिमाइज करने की, ट्राई टू मिनिमाइज दिस लॉस, दिस वेस्टेज। अब बात शुरू करें लेबर की। ट्राई टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर्स, टू वर्कर्स। क्यों ट्रेनिंग दें, बिकॉज लेबर का टाइम भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है प्रोडक्शन में। अगर लेबर के साथ निगोशिएट करें, लेबर के साथ भी निगोशिएट करें ताकि वो कम प्राइस पर क्या हो जाए, एग्री हो जाए, या कम प्राइस पर एग्री हो जाए बनाने के लिए, या पैसे बेशक वही लें लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करें। पैसे वही लें 24 पर हो लेकिन उस एक घंटे में यूनिट ज्यादा बना कर दें ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम आए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय हो जाए। 2-3 नंबर की थ्योरेटिकल डिस्कशन होती है ये सारी, तो इसको अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जा सकता है जी। तो आइए जिसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग देखिए ना, आप इसको बल्क में देखिए, कंपनी कितनी यूनिट बनाती है, क्या सिर्फ एक यूनिट बनाकर बेचेगी? नहीं, कंपनी बल्क में बेचेगी तो हर दफा क्या होगा, कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता होगा। एक बात। दूसरी बात देखिए इंडस्ट्री में आपको लगता है कि एक अमाउंट छोटी सी है, आपको लगता है कि 1 रुपये का सारा डिफरेंस है, 1 रुपये क्या होगा है, हमें ऐसे लगता है कि 1 रुपये क्या है। अब कराची में जाकर देखिए जहां बल्क में कंटेनर बिकते हैं वहां 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन हो रही होती है। कराची में आज भी जो प्रॉफिट है वो पैसों में होता है, रुपीज में नहीं, पैसों में प्रॉफिट होता है। पैसों में रुपए से कम जो फिगर उसको पैसा कहा जाता है। आज भी जो कराची के बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा रख कर पैसे के ऊपर क्या करते, पैसे के मार्जिन के ऊपर क्या करते हैं, वो डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बल्क में जब जाती है जिसमें फिगर डिफर आउट करती।
अच्छा जी, प्लीज नेक्स्ट देखें, एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, पेज नंबर 464, एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। देयर आर सेवरल एडवांटेज। सबसे पहले देखिए, इट हेल्प्स टू इंप्रूव दी अंडरस्टैंडिंग विद इन कंपनी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। विद इन दी कंपनी हमें पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट की कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। इट रिकॉग्नाइजेज दैट मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने का मोस्ट इफेक्टिव वे टारगेट कॉस्टिंग है। हमने अभी एक यूनिट बनाया नहीं होता, बनाने से पहले ही उसको डिजाइन करना शुरू कर देते, उसकी कॉस्ट पहचानना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि यूनिट बना लिया, एक्चुअल फिर देखा कि कॉस्ट कितनी आ रही है, और उस वक्त हम कई सारे कॉस्ट एक्सपेंस कंज्यूम कर चुके हुए थे, कई सारे रिसोर्स कंज्यूम कर चुके हुए थे। लिहाजा ये जो इसका एडवांटेज क्या है, बेसिकली अभी हम यूनिट बनाने से पहले उसकी कॉस्ट के बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं, और जो कॉस्ट जो फेस हम बाद में करते हैं वो पहले फेस करके क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दूसरा, इट हेल्प्स टू क्रिएट फोकस ऑन दी फाइनल कस्टमर। हम जब टारगेट कॉस्टिंग में होते हैं, हम अपने फाइनल कस्टमर की अप्रोच को देखकर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर कितना पे कर सकता है, 56 पे कर सकता है, तो हम इसी के हिसाब से जाकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसी के हिसाब से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू कंट्रोल कॉस्ट। हम खाली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मटेरियल को नहीं देखते, मटेरियल को देखते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन को देखते हैं, लेबर को देखते हैं, ओवरहेड को भी देखते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टारगेट कॉस्टिंग का एडवांटेज है। टारगेट कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड टुगेदर विद रिकॉग्नाइज्ड मेथड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये उन दूसरे मेथड के साथ भी यूज किए जा सकते हैं जो पहले से चल रहे होते हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस वगैरह। टारगेट कॉस्टिंग रिकॉग्नाइजेस that process improvement and cost cutting is not a top down process but rather than one where वर्कर्स हु एक्चुअली, यानी हम ये कहते हैं कि कॉस्ट को कट करना, कॉस्ट के बारे में प्लान करना खाली टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो भी कॉस्ट कटिंग में, कॉस्ट सेविंग में क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट, ये टारगेट कॉस्टिंग कहां कहां इंप्लीमेंट की जाती है। जी, काइजन कॉस्टिंग मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं, जिसमें हम एबीसी, काइजन कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये सारी इसी की ना डिस्कशन टेक्निक्स हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सब्जेक्ट में सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें उसने ये पूरा फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी हमने जब एक दफा प्रोडक्ट बना ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बना लिया दैट इज फुल एंड फाइनल और इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं लेकर, नहीं, हम हर दफा प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं और कॉस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कल मोटरसाइकिल की एग्जांपल दी थी। हुंडा मोटरसाइकिल अगर आज से 40 साल पहले जो मोटरसाइकिल बनाता था, आज भी उसने हुंडा ही मोटरसाइकिल बनाई है, लेकिन आज की कॉस्ट में और उसकी कॉस्ट में बहुत सारा डिफरेंस है। उसने कंटिन्यूसली अपनी कॉस्ट को क्या इंप्रूव की। कॉस्ट इंप्रूव करने का मतलब कॉस्ट कम होती है। तो जब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के थ्रू आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हो तो इसको काइजन कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, काइजन कॉस्टिंग कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के थ्रू, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के थ्रू। अब अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल कोट करते जाऊं तो थोड़ा सा अगर 15-20 साल पुरानी मोटरसाइकिल उठाकर देखें, हुंडा मोटरसाइकिल अगर देखें, उसका वजन था, वेट था, उसके जो पार्ट्स है उसको वेट रखा गया था। लेकिन आजकल जो मोटरसाइकिल है वाइट साइज, उसका वेट क्या होता है, कम होता जा रहा है। यानी वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसका वेट कम करते जा रहे हैं। कई सारे उसके जो पार्ट्स है वो प्लास्टिक के कर दिए, पहले उसका प्लास्टिक का मटेरियल नहीं होता था। तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। यानी प्रोडक्ट में कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आने से उसकी कॉस्ट को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग हर उस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है जिस इंडस्ट्री में कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स यूज की जाती है। हर वो इंडस्ट्री जो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्लान करती है, वहां पर टारगेट कॉस्टिंग यूज किया जा सकता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट हैज डिफरेंट एम्फेसाइजेस। ठीक है, जहां कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम हैज इंप्लीकेशन फॉर प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जी, प्राइसिंग, चूंकि हमने इसी को बेस बनाकर सेल प्राइस सेट करनी है, हम कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जब सेल में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट बचता है, और जो प्रॉफिट है वो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। जी, टारगेट कॉस्टिंग खाली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम नहीं आता, टारगेट कॉस्टिंग सर्विस बिजनेस में भी यूज किया जाता है। जैसे सर्विस बिजनेस के जो एग्जांपल्स होते हैं उसको भी यहां कोट करके कॉस्टिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन दिया पास पेपर का, डेनमार्क आइसक्रीम वाला। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने अब तक जितने टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन किए, इन तमाम क्वेश्चन में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। यहां पर NP19 था, कल EXV99 था, एक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था।
और जो एक प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल में फुल फ्लैज उसका डाटा था। एक प्रोडक्ट की वजह से कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं हो रही थी। जैसे अभी आपने जो NP19 वाले क्वेश्चन सॉल्व किया, उसने कहा कंपनी कई सारे कंपोनेंट बनाती है, कई सारे कंपोनेंट बनाती है, ठीक है, और कंपनी एक नए कंपोनेंट के बारे में सोच रही है, और जो डाटा दिया वो नए कंपोनेंट का दिया, जो डाटा में दिया वो किसका दिया, सिर्फ न्यू कंपोनेंट का दिया, नए कंपोनेंट का। लेकिन अगर नया कंपोनेंट बनाने से जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट हैं वो भी साथ इफेक्ट होते हो, इंक्रीज या डिक्रीज होते हो, तो जब हम टारगेट कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे फिर उसको भी साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे जो इससे इफेक्ट हो रहा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अभी इसी डाटा में NP19 में उसने कहा कंपनी कई सारे कंपोनेंट बनाती है, ठीक है, लेकिन एक नया कंपोनेंट बनाने जा रही है, ठीक हो गया। अब अगर इस नए कंपोनेंट को बनाने से कोई पुराना कंपोनेंट इफेक्ट होता है, उसको भी साथ अपनी वर्किंग का हिस्सा बनाएंगे, और अगर इफेक्ट नहीं होगा तो खाली क्या करेंगे, सिर्फ इसी डाटा को क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें यही कहानी है। क्या भला, कंपनी पहले आइसक्रीम बनाती है और अब कंपनी फ्रोजन योगर्ट ऑफर करने जा रही है। कंपनी पहले क्या बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, और अब नई प्रोडक्ट क्या बनाने जा रही है, फ्रोजन योगर्ट। अब वो कहता है जब योगर्ट बनाकर बेचेंगे तो जो कस्टमर योगर्ट लेने आएगा वो आइसक्रीम भी साथ ले जाएगा, यानी योगर्ट की सेल की वजह से आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब ये, वो जब टारगेट कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे खाली योगर्ट पर करेंगे या दूसरे को भी साथ मिलाएंगे, दूसरे को भी साथ मिलाएंगे, वजह कि एक नई प्रोडक्ट की वजह से पुरानी प्रोडक्ट क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो आइए डाटा पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी। डेनमार्क आइसक्रीम रन्स वेरियस आइसक्रीम शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम DIC's रिकॉर्ड। एक हफ्ते की ये क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन है जिसमें सेल 5 लाख की है। ये अभी किसकी बात चल रही है, अभी आइसक्रीम की बात चल रही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3,50,000 की, और फिक्स कॉस्ट कितने की, 100 की। तो 5 लाख में से तीनों माइनस करके उसने आपको प्रॉफिट दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, तो DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। यानी कंपनी आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। अब चाहिए तो ये कि सारा डाटा न्यू प्रोडक्ट पर कैलकुलेट हो, लेकिन पुरानी प्रोडक्ट भी साथ इफेक्ट हो रही है, लिहाजा एक सेल की बजाय 2 सेल लिखेंगे जी। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप्स वर every week is expected to be achieved at selling price of 190 पर कप। तो कितने यूनिट सेल कर पाएंगे, 800 यूनिट सेल कर पाएंगे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी है एक कप की, 190 एक कप की सेलिंग प्राइस है। It is expected that introduction of frozen yogurt would also increase the sales volume of the ice cream by 10%। कंपनी जो पहली प्रोडक्ट बना रही है उसका भी वॉल्यूम साथ इफेक्ट हो रहा है। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या भला, टारगेट सेल। अब टारगेट सेल आप 2 की लिखेंगे, दोनों की, एक लिखेंगे फ्रोजन योगर्ट की और दूसरा किसके लिखेंगे, आइसक्रीम की जी। इसके कितने कप सेल होंगे, 800 कप सेल होंगे, और एक कप की सेल प्राइस कितनी है, तो इसकी सेल कितनी हो पाएगी जी, हैं 152,000। जबकि एग्जिस्टिंग में 5 लाख की सेल हो रही है किसकी भला, आइसक्रीम की। तो उसने कहा कि जब फ्रोजन योगर्ट ऑफर करेंगे इससे क्या होगा, आइसक्रीम की सेल कितनी बढ़ जाएगी, तो 10% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो कितना हो गया जी, तो अब हमारे पास टोटल सेल कितनी हो गई है, ये एक 152 में 550 ऐड करें ना, 702,000 की हमारे पास टारगेट सेल हो जाएगी। 702,000 की हमारे पास टारगेट सेल हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट अटेंशन दीजिए, इधर क्वेश्चन तरह मिक्स ना हो जाए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये पर यूनिट में सॉल्व किया था पिछले वाला क्वेश्चन। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो उसको 1 यूनिट में लिखा था, आज सेल टोटल लिखती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहां इसकी तो 1 यूनिट की प्राइस बताइए कि 190 रुपए का 1 यूनिट है, लेकिन ये सेल टोटल बताई हुई है। अगर इसकी भी वो प्राइस 1 यूनिट की बता देता तो ये क्वेश्चन पर यूनिट से सॉल्व हो सकता था, जैसे कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। चूंकि एक की प्राइस बताई, दूसरे की यूनिट्स नहीं बताए हुए, लिहाजा इसलिए फिर हम इसको टोटल में लेके जा रहे हैं। वरना हम इसको कल के क्वेश्चन की तरह, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह 1 यूनिट में सॉल्व कर सकते थे। तो ये निकला है टारगेट सेल। इसमें से क्या करेंगे, टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, टारगेट कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब टारगेट कॉस्ट बच गई, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में देखिए,
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। अब यहां पर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट किसकी? फ्रोजन योगर्ट की। 150 रुपए पर कप है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट बताए थे, मटेरियल, लेबर, मटेरियल के 3 पार्ट बताए हुए थे। यहां कुछ भी नहीं, सारी कॉस्ट इकट्ठी कर दी। सारी कॉस्ट क्या कर दी? इकट्ठी। इसमें वो चाहता तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग कर सकता था, उसने क्या कर दी? इकट्ठा दे दिया, कोई बात नहीं। पिछले क्वेश्चन में डाटा अलग था, मटेरियल के अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग, हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगाया, लेकिन यहां उसने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई। सीधी सादी वेरिएबल कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 150 रुपए पर कप। तो फ्रोजन योगर्ट के कितने कप सेल हो रहे हैं? 800, 120,000। मेरे बच्चों बात सुने, ये जो आपने इधर सेल लिखी 702,000 की, ये एक प्रोडक्ट की सेल है, दोनों की। दोनों कौन सी? फ्रोजन योगर्ट भी और आइसक्रीम भी। जब यहां वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, ये भी किसकी लिखेंगे? ये भी दोनों की लिखेंगे। तो ये आपने लिखी वेरिएबल कॉस्ट फ्रोजन योगर्ट की। अब किसकी रहती है? वेरिएबल कॉस्ट रहती है किसकी? आइसक्रीम की रहती है। तो उसने कहा था कि पिछले पेज पर उसने आपको डाटा में बताया कि आइसक्रीम कितने की है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 350, 3,50,000 की। 3,50,000 की कौन सी कॉस्ट है जी? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितने? 3,50,000 की। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट ये वेरी करती है नंबर ऑफ यूनिट के साथ। अगर यूनिट बढ़ जाएंगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर यूनिट कम हो जाएंगे तो यहां पर आपने देखा था ये जो 110% है, ये वॉल्यूम है, यानी यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं। जब यूनिट सेल ज्यादा होंगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? तो इधर भी क्या करेंगे? इसका भी 110% ले लेंगे। 385,000, 385,000। नेक्स्ट उसने कहा कि जो फिक्स कॉस्ट है विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन फॉर फ्रोजन योगर्ट। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स है, वो कहते हैं जितनी कॉस्ट पहले आ रही है, कितनी है जी? 1 लाख रुपए की। वो 1 लाख की जो फिक्स कॉस्ट है वो कहते हैं ये 12% बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 12%। लिहाजा इसका 112% ले लें, या इसका 12% लेकर इसमें ऐड कर दें, 112,000। अब इन तीनों को क्या करें? सम कर लें, हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकल आएगी जी, 617,000। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। नेक्स्ट उसने कहा जी DICs यानी डेनमार्क आइसक्रीम्स टारगेट प्रॉफिट इज टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कितने परसेंट जी? 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट। वो कहता है फ्रोजन योगर्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 14% होना चाहिए। और ये प्रॉफिट मार्जिन है, तो लिहाजा 702,000 का 14% ले, देखें क्या आता है? 98280 ऐसे। तो टारगेट कॉस्ट कितनी बच गई? 603,720, 603,720। ये टारगेट कॉस्ट, और ये हमारी कौन सी कॉस्ट जी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये क्वेश्चन के 3 मार्क्स से ये सारी कैलकुलेशन करने की, और 4 मार्क्स हमसे कहता है डिस्कस द मेथड ऑफ दैट DIC कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप आइडेंटिफाइड। जो आपने कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई किया, इसको आप क्या करें? डिस्कस करें कि इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। अब वही 5, 6, 7, 8 पॉइंट रट लें, वो हर जगह लिखे जा सकते हैं। अब यहां उसने कोई वेस्टेज वगैरह नहीं बताई, तो फिर अब यहां वेस्टेज वाले पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वेस्टेज वाला पॉइंट लिख के इसे इफ लगा दीजिए, इफ एनी, अगर हो तो उसको भी कंट्रोल करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल नंबर 5। और तो ये बहुत पुरानी डिस्कशन है और अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं डिस्कस होते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सॉल्व करा देता हूं। सक्रीबा कंपनी इज ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ कंपेटिटिव मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका। टेस्ट मार्केटिंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। यहां पर लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू 600 माइनस 0.005 Q। ये एक प्राइस फंक्शन होते हैं, प्राइस इक्वेशन होता है। ये पहले प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता था, प्राइसिंग वाले चैप्टर सिलेबस में होते थे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता था। अब बहरहाल प्राइसिंग वाले हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसने एक प्राइस इक्वेशन बनाकर दी, इसमें Q की जगह पर कंट्रीब्यूट करने के हमारे पास प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब तक जितने क्वेश्चन थे हर जगह प्राइस गिवन थी, जहां उसने प्राइस देने की वजह प्राइस की इक्वेशन बनाकर दिखा दी। तो उसने कहा दी एस्टिमेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज 5 लाख यूनिट्स पर ईयर। पूरे साल में 5 लाख यूनिट बेचेंगे। हमारी कंपनी सक्रीबा कंपनी के यूनिट्स कितने होंगे? 10% होंगे। सक्रीबा के यूनिट्स कितने होंगे? 10% होंगे।
तो अब क्या करेंगे, अब टोटल सेल कितनी होगी, 5 लाख की सेल होगी मार्केट में, इसमें से हमारी कंपनी के यूनिट कितने होंगे, तो कितने होंगे जी 50,000 यूनिट्स। अब इसको इस यहां पुट कर दें, आप देखिए 600 माइनस 0.005 और क्यू की जगह पर पुट कर दें 50,000। तो ये मैथमेटिकली क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, यहां से आपका प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। अब 50 को 0.05 से मल्टीप्लाई करने क्या आता है, और 350 बच गया, तो ये हमारे पास इसकी प्राइस कैलकुलेट हो गई। ठीक है, कभी प्राइसिंग वाली क्वेश्चन सिलेबस में हुआ करती थी, इसलिए उसने प्राइसिंग क्वेश्चन बनाई, अब नहीं होती। तो नेक्स्ट उसने कहा दी कंपनी हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट कार्ड, एस्टिमेटेड को कहते हैं एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड द कॉस्ट कार्ड बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट्स फॉर सेल ईच ईयर, डायरेक्ट मटेरियल 100। अब ये आप क्या करें, यहां से इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जिसमें आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, आप इसमें डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, आप इसमें क्या लिखेंगे, फिक्स ओवरहेड लिख देंगे। ठीक है, फिक्स ओवरहेड वो खुद उसने आपको बता दिया कितना जी 200, मटेरियल कितना 100, लेबर कितना 30 और ये ओवरहेड कितना 70, 200 बता दी। कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या होगी प्राइस, हमारे पास टारगेट सेल कितनी होगी, टारगेट सेल प्राइस कितनी है जी 350। अब डियर स्टूडेंट्स एक बड़ी कॉमन सी बात है, देखिए जरा जी, तो प्राइस ये 1 यूनिट की है, प्राइस 1 यूनिट की है। अब जब इसमें से टारगेट प्रॉफिट माइनस करेंगे, वो भी किसका होना चाहिए, वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए, जबकि उसने क्वेश्चन में क्या बताया, 10 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बता दिए। तो ये 10 मिलियन का जो प्रॉफिट है ये कितने यूनिट्स का है, ये 50,000 यूनिट्स का है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 50,000 यूनिट्स पर, तो कितना निकला जी 200 का प्रॉफिट निकला है। तो 350 में से आप 200 माइनस करेंगे तो 150 की हमारे पास क्या बच जाएगी, ये हमारे पास टारगेट कॉस्ट बच जाएगी, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें तो फिर वही कॉस्ट गैप निकल आए और फिर वही डिस्कशन शुरू कर देंगे।